डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं कि विच रेजिस्टर विल डेसिपेट मोर एनर्जी, कौन सा रेजिस्टर ज्यादा एनर्जी को डेसिपेट करेगा, उसको जाया करेगा, लॉस ऑफ एनर्जी किससे ज्यादा करना है, वो रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस हाई है या वो रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस लो है। तो अमूमन बच्चों से ये सवाल किया और मेरे सर्वे में ये बात आई कि बच्चे जैसे ही सुनते हैं कि सर हाई रेजिस्टेंस है तो मोर डेसिपेशन करेगा, लो रेजिस्टेंस है तो कम डेसिपेशन करेगा, तो ऐसा जवाब गलत होता है। इसका जवाब हरगिज ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट हाई रेजिस्टेंस वाला जो रेजिस्टर है वो लॉस ऑफ एनर्जी कम करेगा और जो लो रेजिस्टेंस रखता है रेजिस्टर वो ज्यादा एनर्जी को डेसिपेट करेगा। ऐसा क्यों है, जरा इस बात को टेक्निक लगाकर हम समझते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी टेक्निक आपके जहनों में बिल्डअप करना चाहता हूं, एक बात आपके जहनों में लाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपको समटाइम्स करंट के फ्लो की बात को समझ ना आ रही हो, आप ना समझ पा रहे हो, तो आपने फ्लो ऑफ वाटर को अपने जहनों में रखना है। तो सपोज करते हैं कि मेरे पास एक पाइप है और इसमें से वाटर का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ वाटर दिखा रहे हैं। इस पाइप में फिलहाल रेजिस्टेंस लो है। लो से मुराद ये कि अभी तक मैंने इस पाइप के क्रॉस सेक्शन को प्रेस नहीं किया, आने वाला जो वाटर था, आप अपने जहनों में साथ करंट भी चलाएं, जो आने वाला करंट था उसके रास्ते में किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं रखी, तो क्या करेगा, वाटर को जो फ्लो होगा वो मोर फ्लो होगा, मोर फ्लो। रेजिस्टेंस कम है, पानी ज्यादा गुजर गया, या रेजिस्टेंस कम है तो उस कंपोनेंट में से करंट का फ्लो ज्यादा होगा। अब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा वो कंपोनेंट उस करंट को यूटिलाइज करेगा, उसकी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। इसका मतलब वो एनर्जी को पॉजिटिवली भी यूज कर रहा है और उसके साथ साथ उसकी एनर्जी को डेसिपेट भी कर रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर दूसरी एग्जांपल को हम ऑब्जर्व करें, ये वही पाइप है हमारे पास। अगर हम क्या करते हैं, इस बार इस पाइप को हम दबाकर आगे से कंप्रेस कर देते हैं, लाइक हमने इसके क्रॉस सेक्शन को दबा दिया, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो है हाई, और ऑलरेडी इसके अंदर पहले की तरह पानी चल रहा था। तो आप देखते हैं अगर मैं पानी को अपने जहनों में रखूं तो ये छोटे से क्रॉस सेक्शन से पानी थोड़ा सा गुजरेगा। तो अब हाई रेजिस्टेंस है तो लेस फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है, लेस फ्लो, थोड़ा थोड़ा पानी गुजरेगा, स्लो डाउन हो गया है। तो लाइक इसी तरह से जो हाई रेजिस्टेंस है वो करंट के फ्लो को रोकती है, डेसिपेट नहीं करती है ज्यादा। अब करंट को स्लो कर दिया, थोड़ा थोड़ा करंट आगे गुजर के जाएगा। तो जब थोड़ा करंट गुजर के जाएगा तो हुआ क्या कि उसके फ्लो में कमी आई है, वो लॉस या डेसिपेट नहीं हुआ है। तो ये बात हमारे सामने आ गई, समझ में आ गई कि जब रेजिस्टेंस हमारे पास होती है लो तो करंट की यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है और हमारे पास फ्लो ज्यादा होता है। अगर हम क्रॉस सेक्शन कम कर दें या रेजिस्टेंस ज्यादा कर दें तो हमारे पास जो फ्लो है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो करंट हो, क्योंकि हम वाटर के जरिए इस एग्जांपल को समझ रहे हैं, तो हमारे पास करंट का फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो मैं यहां लिखूंगा लो रेजिस्टेंस के होते हुए मोर लॉस या मोर डेसिपेशन। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहां रेजिस्टेंस है वहां हमारे पास जो है वो लेस लॉस है और लेस डेसिपेशन भी कही जा सकती है, क्योंकि ये बात एमसीक्यू में कई बार पूछी जा चुकी है। वो आपको डिफरेंट बल्ब्स, डिफरेंट रेजिस्टर्स के रेफरेंस से ये बात पूछेगा कि दो रेजिस्टर्स हैं या दो बल्ब्स हैं, एक ही रेजिस्टेंस ज्यादा है एक ही कम है, बताएं कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो बच्चे टिक क्या करते हैं, वहां ऑप्शन कौन सा चूज करते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया, जबकि वो आंसर सही नहीं है। तो आपने अपने जहनों में इस बात को रखना है कि जब कभी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी हमारे पास लॉस कम होगा, जब हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगी हमारे पास जो लॉस है, जो एनर्जी की डेसिपेशन है वो ज्यादा होगी। उम्मीद है कि जब कभी वो ऐसा सवाल आपसे पूछेगा, चाहे वो बल्ब से रिलेटेड हो, किसी अप्लायंस से रिलेटेड हो या किसी भी रेजिस्टर का नाम लेकर आपको करंट की वैल्यू साथ गिवन कर दे, तो उम्मीद है कि अब आप इस टेक्निक को, इस ट्रिक को अपने जहनों में रखते हुए उसको जवाब कर सकेंगे कि आपका वैलिड आंसर कौन सा है। क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही कहता है, कह रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड टू 10% ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। बड़ा अजीब किस्म का सवाल है कि अगर हम किसी भी वायर की लेंथ को 10% इंक्रीज करते हैं
तो आप फाइंड करें कि उसकी रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया होगा। तो अगर हम पहली अटेम्प्ट में देखें तो हमें और कोई डाटा नहीं दिखाई दे रहा, सो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द चेंज। बट स्टूडेंट हमारे पास एक यहाँ ट्रिक है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो हमें 10% के चेंज का कहे या 20% का कहे या कोई भी चेंज हमें दे दे, सो वी कैन इजीली फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस। सो इस ट्रिक को कैसे यूज करना है, हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए, दैट इज टू फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस आर प्राइम इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। अब ये n क्या है, इसको कैसे फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने का वे ये होता है कि n इक्वल्स टू जो परसेंटेज हमें गिवन की है, लाइक 10% है, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये वैल्यू बन जाएगी 110 बाय 100, और अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो इसका आंसर बनता है 1.1। बट हमें n रिक्वायर्ड नहीं है, हमें n स्क्वायर चाहिए इस फॉर्मूला में। तो अगर मैं 1.1 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे दिखता है कि ये बनता है 1.21 के करीब तकरीबन। तो अगर हम ऐसा कर लें यूजिंग अबव फॉर्मूला कि जो हमारे पास है r प्राइम इक्वल्स टू n स्क्वायर हमारे पास बन जाता है, अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो 1.21 माइनस 1 इंटू 100। अब बच्चों अगर हम यहां पर इनका डिफरेंस लें तो ये बन जाएगा 0.21 इंटू 100, और हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी r प्राइम इक्वल्स टू 21%। क्योंकि हम एक बात तो पहले भी जानते थे कि लेंथ की इंक्रीज कर देने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, बट क्योंकि इक्वालिटी तो है नहीं, डायरेक्ट रिलेशन है, तो एग्जैक्टली उतना चेंज तो नहीं आना होता, बट डायरेक्ट रिलेशन के साथ जो चेंज आना है वो हमें क्या बता रहे हैं कि अगर हम लेंथ को दुगना कर देते हैं तो जो चेंज आएगा वो दुगना से थोड़ा सा ज्यादा है, दैट इज अबाउट 21%। अब इसी तरह से सवाल को वेरी कर सकता है, वो 20%, 30% कुछ भी दे सकता है। तो अगर वो 20% कहता है तो इस एग्जांपल को भी देखते हैं कि अगर लेंथ में चेंज आ जाता है 20%, इफ चेंज इज 20% का चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस में चेंज कैसे निकलेगा। अगेन हमने क्या करना है, सबसे पहले तो n फाइंड करना होता है। अब 20% है तो 20% प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100, ये बन जाएगा 120 बाय 100। अगर इनकी रेशो लें तो ये बनता है 1.2। अब 1.2 को हमने स्केयर करना है, तो 1.2 का स्केयर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 1 1 रहेगा, 2 इंटू 2 4, तो 1.44 ये हमारा रिलेशन बनना है, वैल्यू बननी है। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग अगेन अबव फॉर्मूला जो हमने शुरू में लिख दिया, उसी फॉर्मूला को हम अगेन यूज कर लेते हैं। उस फॉर्मूला के मुताबिक r प्राइम इक्वल्स टू 1.44 माइनस 1 इंटू 100, हमें माइनस करना है 100 से। तो अगर इस वैल्यू में से 1 निकाल दें तो ये रिमेनिंग रहता है 0.44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर यहां इसकी रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो ये आंसर आ जाता है ऑलमोस्ट 44%। तो देखा हमने यहां पर भी स्टूडेंट के हम लेंथ इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जा रही है विद द डायरेक्ट रिलेशन। जो चेंज आ रहा है वो डायरेक्ट रिलेशंस को फॉलो कर रहा है। यहां जब हमने 20% चेंज की लेंथ में तो रेजिस्टेंस में चेंज आया 44%। तो हमें एक छोटे से फॉर्मूला की मदद से इंतहाई आसानी के साथ हमने इस सॉल्यूशन को फाइंड कर लिया कि जस्ट हमें क्या देता है, ना हमें लेंथ गिवन कर रहा है ना रेजिस्टेंस गिवन कर रहा है, जस्ट इतना कहता है कि अगर इतने परसेंटेज ऑफ लेंथ चेंज करें तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। तो दैट इज द बेस्ट वे टू फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस। तो उम्मीद है कि इस ट्रिक को यूज करते हुए आप इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इंतहाई आसानी से फाइंड कर लेंगे। है कि कैलकुलेट करें द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इफ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। कि एक वायर है जिसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया है, अब लेंथ डबल हो गई है तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया होगा। अब यहां पर एक चीज को अपने जहनों में रखना है आपने
कि जो वॉल्यूम होता है मटेरियल का वो चेंज नहीं होता। यहां नॉट ओनली द चेंज इन लेंथ, जब आप किसी भी वायर को स्ट्रेच करोगे, अब वर्डिंग पे जरा फोकस करना है। जो लास्ट हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था परसेंटेजेस के साथ कि 10% इंक्रीज आए, 20% इंक्रीज आए, तो वायर को एडिशनल उसमें ऐड किया जा रहा था, हम मटेरियल इंक्रीज कर रहे थे। बट यहां वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, द वायर इज स्ट्रेच्ड, तो अब ऐसा वर्ड यूज करेगा। अब एक वायर है, उसको उसकी लेंथ को डबल नहीं किया, उसको स्ट्रेच किया जा रहा है, उसी को एक्सपेंड किया जा रहा है, उसी को हमने स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच करके उस लेंथ को क्या कर दिया, डबल। तो यहां ये टेक्निक आपके जहन में होनी चाहिए। हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि लास्ट टाइम जब हमने लेंथ इंक्रीज की थी तो रेजिस्टेंस बढ़ गई थी उतनी ही, उसी परसेंटेज से उसमें रेशो में चेंज आया था, तो यहां पर भी कुछ वैसा ही होगा या उसी टेक्निक से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, आपने इस वर्ड पे फोकस करना है, दैट इज द वर्ड स्ट्रेच्ड। तो जब वर्ड स्ट्रेच आ जाए इसका मतलब हमने मटेरियल चेंज नहीं किया, हम मटेरियल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे, हमने जस्ट उसी को क्या कर दिया, खींच के एक्सपेंड किया। तो याद रखें कि ऐसी सिचुएशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम चलता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम को अगर हम फॉलो कर लें तो इसका मतलब ये होता है कि जो वॉल्यूम है, जो प्रोडक्ट होता है एरिया इनटू लेंथ का, इसने हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो मैं लिख सकता हूं एरिया इनटू लेंथ हमेशा क्या रहेगी, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से मेरे जहन में एक बात आ रही है बच्चों, एक रिलेशन में डिराइव करना चाहता हूं। अगर मैं इन दोनों के दरमियान रिलेशन निकालूं तो मुझे नजर आता है कि एरिया और लेंथ का रिलेशन क्या बन रहा है, इनवर्स। अगर मैं लेंथ डबल करता हूं तो एरिया हाफ हो जाएगा, अगर मैं लेंथ हाफ करता हूं तो एरिया डबल हो जाएगा। तो हमारे पास जो यहां रिलेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस रिलेशन को अगर आप जहन में रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। अब फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, जरा इसके फॉर्मूला पे बात करते हैं। जैसे कि फॉर्मूला है रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L ओवर A। सवाल में कि अगर हम उसकी लेंथ को डबल कर दें, स्ट्रेच करके इंक्रीज कर दें तो क्या होगा। हमने क्या कर दिया, लेंथ हमने क्या कर दी बच्चों, डबल कर दी, लेंथ बिकम्स डबल। अच्छा, अब होना यह है कि जो एरिया है इस एरिया को हमने करना है हाफ, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास A/2, क्योंकि रिलेशन हमारे सामने है। अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो एरिया हो जाएगा हाफ एंड वाइस वर्सा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा और बनेगा 4 रो L ओवर A इक्वल्स टू ये आ गया R प्राइम। और अगर इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूं तो क्योंकि ये हमारे पास आ गई पुरानी वाली रेजिस्टेंस ओरिजिनल, तो लिखा जा सकता है कि R इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस स्टूडेंट गिवन की गई होगी उस रेजिस्टेंस का कितना इंक्रीज आ गया, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अच्छा, इसी तरह से ये सवाल कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में दोहराया गया है। वो क्या कहता है कि इसकी जगह ना लेंथ की जगह वो कह देता है रेजिस्टेंस को अगर हम रेडियस को चेंज कर दें, एक वायर है उसके रेडियस को हाफ कर दें, रेडियस को डबल कर दें, तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस टेक्निक। उस टेक्निक में आपने क्या यूज कर लेना है बच्चों, क्योंकि जो वायर का एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो आपने उस एरिया के फॉर्मूला को ओपन कर लेना है यहाँ पे और देखना है कि रेडियस में कितना चेंज ला रहा है, क्योंकि जो रेडियस में चेंज आएगा उसी स्केल फैक्टर से एरिया में भी चेंज आएगा। तो आप इस फॉर्मूला को यहां यूज करके रेडियस के चेंज होने से भी इस आंसर को जस्टिफाई कर सकेंगे। आपने देखा कि हमने इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम को जहन में रखते हुए इंतहाई आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड्स, बल्कि इससे भी पहले इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि व्हाट इज ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम ईएमएफ पे बात करें तो ईएमएफ इज बेसिकली द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं। यानी ये वो फोर्स है जो बैटरी के अंदर या किसी सोर्स ऑफ करंट के अंदर चार्जेस को पुश करती है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल। और बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट इज आल्सो द कॉज ऑफ द वर्क डन ऑन ए चार्ज। तो जो बैटरी के अंदर या सोर्स ऑफ करंट के अंदर
चार्जेस पे वर्क हो रहा है, to move them from lower potential to the higher potential is basically known as the electromotive force. अब जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चार्जेस को किसी सोर्स ऑफ करंट के अंदर लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ पुश करेगी, तो क्या होगा कि उसके टर्मिनल के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. सो ईएमएफ इज द कॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. और फिर हम जानते हैं कि अगर किसी बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो तो बैटरी काबिल इस्तेमाल होती है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. और जब पोटेंशियल डिफरेंस हो तो बैटरी क्या करती है, बैटरी डज ए पोटेंशियल और वर्क डन ऑन द चार्ज टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल. अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है हमारे पास, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, ये बैटरी के जो टर्मिनल्स पे चार्जेस इकट्ठे हो चुके हैं या डिफरेंस बन चुका है, इस डिफरेंस की वजह से चार्जेस को मूव करवाएगा आउटसाइड द बैटरी, ताकि ये चार्ज हमारी अप्लायंसेस तक जा सके और अप्लायंसेस को वर्किंग में ला सके. So basically हम कह सकते हैं potential difference is actually the cause of the work done all the charges to move from higher potential level to the lower potential level, जिसकी वजह से हमारे पास जो appliances हैं वो वर्किंग में आएंगी. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जो EMF होती है जो सोर्स ऑफ करंट के अंदर है, that is basically the conversion of non electrical energy into the electrical energy. जबकि दूसरी तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कॉज है द कन्वर्जन ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद थी जो उसको कन्वर्ट कर रहा था उसको आगे अप्लायंसेस तक लेके जाना, ताकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन चुकी है उसको वापस नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना. एक पॉइंट और भी समझते हैं इस पे, फिर हम इसके एमसीक्यूज पे आते हैं कि जो ईएमएफ है, ये याद रखें स्टूडेंट की जो सोर्स ऑफ करंट के अंदर ड्राइविंग फोर्स है ये कभी भी खत्म नहीं होती, ये हमेशा रहने वाली है. जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो पोटेंशियल टर्मिनल्स के क्रॉस क्रिएट होता है, ये खत्म हो सकता है. तो ये नहीं खत्म हो सकता, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है खत्म हो सकता है. अब हम आते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जिनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछता है. जैसे वो पूछता है कि बताएं कि कब हमारे पास जो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस वो दोनों बराबर होते हैं. जैसे मेरे पास एमसीक्यू में बात पूछी जाती है लाइक ईएमएफ का सिंबल एप्सिलॉन है और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लिखते हैं अभी, ये ऐसा कब होगा. सेकेंडली हमसे पूछता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस से ईएमएफ कब ज्यादा होगा. थर्डली हमसे ये पूछता है कि बताएं कि जो हमारा ईएमएफ है कब हमारे पोटेंशियल से, या इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल भी कहते हैं, से कम होगा. कभी हमसे ऐसा भी पूछ सकता है कि टर्मिनल पोटेंशियल के अक्रॉस हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज एप्सिलॉन माइनस आई आर. ये एक्सप्रेशन किस चीज को शो करता है, या अगर हमारे पास कोई चार्जिंग प्रोसेस या डिस्चार्जिंग प्रोसेस चल रहा है तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस के लिए कौन सी इक्वेशन एक्सप्रेशन को आप यूज करेंगे. हमारे पास फिर आ जाता है नेक्स्ट, उसमें क्या कहता है कि आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल की इक्वेशन क्या होगी अगर बैटरी इसी तरह से चार्जिंग प्रोसेस पे जा रही हो. ये इक्वेशंस हमारे पास आ जाते हैं. तो ये हमारे पास कुछ 4 से 5 तरह की कंडीशंस हैं जिनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछता है. तो हम देख सकते हैं कि जो ईएमएफ है एग्जैक्टली हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के बच्चों बराबर कब होगा, जब सर्किट ओपन होगा, हम बैटरी को यूज नहीं करेंगे. तो सर्किट इज ओपन, यानी हमारी जो बैटरी है वो सर्किट में अभी तक कनेक्टेड नहीं है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. फिर क्या हो सकता है स्टूडेंट कि हमारा जो ईएमएफ है बैटरी का वो ज्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस से. तो ये बात हमारे समझ में आ रही है कि ईएमएफ बैटरी के अंदर है और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बाहर है. अंदर हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगी तो बाहर आएगी सोर्स से. तो ऐसा कब होगा कि जब सर्किट को आप कनेक्ट कर दें, सर्किट क्लोज हो, तो चार्ज मूव करने लग जाए बैटरी के अंदर से बाहर की तरफ. सो व्हेन सर्किट इज क्लोज, ऐसा कब हो सकता है कि हमारा ईएमएफ कम हो जाए, क्योंकि अभी हमने बात की कि ईएमएफ ज्यादा होगा तो हमारे पास चार्ज बाहर आएगा बैटरी से, और अगर ईएमएफ कम हो जाए तो फिर तो चार्ज नहीं आएगा. तो ऐसी सूरत हाल में और बाहर वाला जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ज्यादा हो जाए, तो ऐसी अनयूजुअल कंडीशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि बाहर पोटेंशियल ज्यादा और अंदर कम है हमारे पास एनर्जी. तो ऐसा कब मुमकिन होगा जब हम किसी बैटरी को चार्ज कर रहे हो. तो ड्यूरिंग चार्जिंग, बैटरी को जब हम चार्ज कर रहे हो. नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, कि अगर हमारे पास सोर्स के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस हो, डेफिनेटली होती है, बाकी आइडियल कंडीशंस पे बात की जाती है. सो प्रैक्टिकली
इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, हमारे पास ऐसा होने का मतलब ये है कि जो हम टर्मिनल पोटेंशियल ले रहे हैं ईएमएफ से वो थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑफ द डेसिपेशन ऑफ द एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास बैटरी की डिस्चार्जिंग है, बैटरी या सोर्स ऑफ चार्जिंग डिस्चार्ज हो रहा है। बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही है और प्लस हमारे पास जो सर्किट है वो क्लोज्ड है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल है अगर हम नजर लगाएं तो उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द ईएमएफ एंड द सम ऑफ आईआर जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी शामिल है। इन दोनों का सम करें तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ। तो ऐसा कब होगा? प्रैक्टिकली जब बैटरी चार्जिंग पे हो, बैटरी इज ऑन चार्जिंग। तो स्टूडेंट हमने देखा कि ऐसे ही 4 से 5 तरह की कंडीशंस हमें बताकर हमसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेगा, तो आपने इन कंडीशंस को अपने जहनों में रखना है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको आसान लगी होगी और अपने जहनों में रखेंगे जस्ट टू सॉल्व द एमसीक्यूज। और अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे डिटेल लेक्चर भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि किरचॉफ करंट लॉ की बहुत सारी यहाँ पर डायग्राम्स बनी और क्वेश्चंस हैं। उसमें सबसे पहली चीज जो आपने नोट करनी होगी दैट इज द नोड पॉइंट, जिसे हम स्टूडेंट जंक्शन भी कहते हैं। जैसे कि पहले भी क्वेश्चन में देखें तो बहुत सारी वायर्स मौजूद हैं और तमाम तर वायर्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, मिल रही हैं। सो दैट पॉइंट इज नोन एज द जंक्शन पॉइंट। और ये जो जंक्शन पॉइंट, ये नोड पॉइंट है, इसको अगर हम किरचॉफ करंट लॉ के रेफरेंस से ऑब्जर्व करें तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है इसके बारे में कि सम ऑफ द टोटल करंट मूविंग टुवर्ड द नोड पॉइंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल करंट मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। यानी जितना करंट किसी भी वायर से नोड पॉइंट की तरफ जा रहा है और जितना करंट नोड पॉइंट से अवे जा रहा है, इन दोनों का जो सम है बराबर होगा। यानी जितना करंट मूविंग टुवर्ड द नोड होगा उतना ही करंट मूव करेगा मूविंग अवे फ्रॉम द नोड। तो इसी टेक्निक को अगर हम फ्रेंड यूज करें तो हम बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि पहली डायग्राम में अगर देखें तो हमसे कहता है कि ये जो करंट है ये अननोन है, फाइंड करें। तो हमने टेक्निक ये लगानी है कि टोटल करंट मूविंग टुवर्ड द नोड कितना है और टोटल करंट मूविंग अवे फ्रॉम द नोड कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन से हम करंट को निकाल लेंगे। तो दिखाई देता है कि अगर इन दो एरोस को फॉलो करूं तो टोटल करंट मूविंग टुवर्ड नोड पॉइंट ये सम बनता है 7 + 5। ये दोनों करंट मूव करते हैं नोड पॉइंट की तरफ, तो इन दोनों का सम आ जाता है 12 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सम ऑफ द टोटल करंट मूविंग टुवर्ड द नोड है, तो नोड पॉइंट से अवे जाने वाला करंट भी एग्जैक्टली इसी के बराबर होगा। तो मूविंग अवे अगर हम इक्वेशन लिखें 3 एम्पियर, तो स्टूडेंट इसने हमें दिया 3 एम्पियर करंट मूविंग अवे फ्रॉम दी जंक्शन जा रहा है, बट दूसरा करंट कितना हो गया इसके सम से 12 एम्पियर बन जाए तो यहां आ जाएगा 9 एम्पियर, क्योंकि वी नो दैट 9 + 3 = 12 एम्पियर। इसका मतलब ये जो अननोन करंट है दैट इज 12 एम्पियर। आपने देखा कि इंतहाई आसानी से हमने विद इन फ्यू सेकंड्स इस एग्जांपल को हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह बच्चों अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें तो इसमें 4 नहीं 3 वायर्स हैं। तो अगेन वही ऑब्जर्व करना है आपने एरोस पे कि मूविंग टुवर्ड द पॉइंट और मूविंग अवे अवे फ्रॉम द पॉइंट टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर हम इस डायग्राम पे फोकस करें तो टोटल करंट मूविंग टुवर्ड द नोड पॉइंट इज एक्चुअली द सम ऑफ 5 एम्पियर + 10 एम्पियर। तो इन दोनों का सम आ जाएगा 15 एम्पियर्स। ऑलराइट, इसका मतलब अब जो पॉइंट मूविंग अवे फ्रॉम दी नोड है वो एक सिंगल वायर है, तो इस सिंगल वायर में कितना करंट होना चाहिए? एग्जैक्टली इतना ही होना चाहिए जितना ये टुवर्ड दी नोड जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दी रूल हमारा आंसर आ जाएगा 15 एम्पियर। यानी ये जो करंट है, ये जो अननोन करंट हमें मिल रहा था यहाँ, ये 15 एम्पियर है। थर्ड अगर हम क्वेश्चन की तरफ आए स्टूडेंट तो हमें नजर ये आ रहा है कि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बाकी दोनों से जरा उससे ज्यादा कर दी हैं, क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशंस हैं और हमें क्लियर नहीं हो रहा कि मूविंग टुवर्ड और मूविंग अवे कौन कौन है। ये यहाँ पर ये रैंडम अरेंजमेंट की गई है। हम देखिए कि मूविंग टुवर्ड वाला जो करंट है ना वो हमारे लिए इसने कर दिया अननोन, हमें फाइंड करना है। मूविंग अवे गिवन है, मूविंग अवे गिवन है, मूविंग अवे गिवन है। तो पहले हम देखते हैं सम ऑफ द टोटल करंट मूविंग अवे कितना है, 5 + 4 + 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनता है 5 + 4 9 एंड 9 × 11 एम्पियर्स।
ये तो हो गया मूविंग अवे फ्रॉम दी नोड, क्योंकि रूल के मुताबिक उतना ही करंट फ्लो करना चाहिए टुवर्ड जितना अवे जा रहा है। तो अवे में एक करंट गिवन है हमारे पास, एंड दैट मूविंग टुवर्ड में अगर हम देखें तो एक ही करंट गिवन है, दैट इज 3 एम्पियर। अब हमें इसे 11 एम्पियर तक लेके जाना है, तो कितनी में वैल्यू उसमें ऐड कर दूं कि ये 11 एम्पियर बन जाए? तो 3 + 8 इक्वल्स टू 11 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास करंट मूविंग टुवर्ड द जंक्शन जा रहा है इस नोड पॉइंट की तरफ, यहां हमारे पास है 8 एम्पियर करंट। तो आपने बच्चों देखा कि हमने इंतहाई आसानी से इन डिफरेंट एग्जांपल्स को विद इन फ्यू सेकंड्स सॉल्व कर लिया, जस्ट बाय नोइंग द रिलेशन एंड नोइंग द डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ करंट लॉ। अगर हम एक छोटी सी डेफिनेशन याद कर लें और उसके रूल्स को याद रख लें तो हमारे लिए ऐसे करंट फाइंड करना इंतहाई आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक इंतहाई आसान लगी होगी, और अगर इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन को अगर आपको कहीं एग्जाम में मिलते हैं तो आप भी इंशाल्लाह विद इन फ्यू सेकंड इसको आसानी सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ काफी डिटेल्ड है, लेकिन क्योंकि हम एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कुछ टेक्निकल किस्म के क्वेश्चंस को जस्ट डील करना है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी कुछ इसी तरह से हैं जिनको हमने टेक्निक्स के जरिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ कन्वेंशंस का पता होना जरूरी है। तो कन्वेंशंस पे बात करेंगे सबसे पहले कि जैसे कुछ डायग्राम्स मैंने दिखाई हैं कि अगर पहली डायग्राम में देखें तो यहाँ करंट का फ्लो दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो करंट का फ्लो है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। और अगर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ हो रहा है तो दैट इज द ड्रॉप ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डेसिपेशन हो रही है, और सादे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है। तो ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस कन्वेंशनली हम ईएमएफ के साथ या पोटेंशियल के साथ नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूसरी डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें नजर ये आ रहा है कि करंट का फ्लो करवाया जा रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। तो बच्चों कन्वेंशनली जब भी कभी चार्ज मूव करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब होता है चार्ज जो वो गेन हो रहा है, बैटरी जो है वो चार्जिंग प्रोसेस पे है, और इस दौरान केवीएल को यूज करते हुए कन्वेंशनली हम पोटेंशियल के साथ या ईएमएफ के साथ पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो बच्चों होगी हमारे पास दो बैटरी की कन्वेंशन। अभी हम बात करते हैं कि अगर रेजिस्टर्स आ जाते हैं तो कन्वेंशन को हमने कैसे यूज करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले रेजिस्टर में हमने करंट का फ्लो करवाया टुवर्ड राइट साइड, और दूसरे रेजिस्टर में हमने करंट का फ्लो करवा दिया टुवर्ड लेफ्ट साइड। अब रेजिस्टर में करंट का फ्लो कहीं भी हो, हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टर है दैट इज द कॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी। रेजिस्टेंस हमेशा एनर्जी को डेसिपेट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, उन चार्जेस की एनर्जी को ड्रॉप करते हैं जो उस रेजिस्टर से गुजर जाते हैं। तो जब भी कभी चार्ज का फ्लो होगा, करंट गुजर जाएगा, रेजिस्टर हमेशा एनर्जी को ड्रॉप करेंगे। तो ड्रॉप को बच्चों हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है विद द नेगेटिव साइन। अब आपने इस चीज पे फोकस करना है कि इन दोनों रेजिस्टर्स में सिंगल करंट का फ्लो है। तो बच्चों जब भी कभी सिंगल करंट का फ्लो होगा, एक अकेला करंट चलेगा, तो हमेशा ही लॉस ऑफ एनर्जी का कॉज बनेगा, और हमेशा कन्वेंशनली हम इसके साथ साइन यूज करेंगे नेगेटिव। अब तीसरी जो कन्वेंशन है इज मच इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस कन्वेंशंस। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इस रेजिस्टर से दो तरह का करंट गुजर रहा है, एक राइट साइड पे जा रहा है और दूसरा लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज को इमेजिनेशन में लेके जाते हैं कि बच्चों दो तरफ से चार्जेस का फ्लो हो रहा है और दोनों ही एनर्जी रखते हैं, और दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे के फ्लो को अपोज करेंगे, रोकेंगे। अब दोनों चार्जेस, दोनों तरफ से आने वाला करंट अगर चार्जेस के फ्लो को रोक रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि लेस नंबर ऑफ चार्ज रेजिस्टर से गुजरेगा। अब नंबर ऑफ चार्जेस कम गुजरेंगे तो एनर्जी का ड्रॉप भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ केवीएल की कन्वेंशन ये कहती है कि अगर एनर्जी का ड्रॉप कम होता है तो कम ड्रॉप को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द पॉजिटिव साइन। तो बच्चों यहाँ इस कन्वेंशन में हमने देखा कि जब सर्किट में रेजिस्टर के अंदर से दो करंट गुजरेंगे तो ड्रॉप ऑफ एनर्जी कम होगा, और इस कम ड्रॉप ऑफ एनर्जी को कन्वेंशनली हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द पॉजिटिव साइन। फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे अपने इन दो क्वेश्चंस की तरफ जो आपसे ऐसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि फाइंड करें कि आप दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन भी किया गया कि आपने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि इन दो
क्वेश्चंस को समझने के बाद आप हर तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे, बट इसके लिए एक टेक्निक है, और वो टेक्निक क्या, अगर इसको समझते हैं, क्योंकि हमने पॉइंट ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसकी टेक्निक ये है माइनस इनटू यूजिंग केवीएल कन्वेंशन। जिन कन्वेंशंस को अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा, आपने क्या करना है, इन्हीं कन्वेंशंस को यूज कर लेना है, बस इसके साथ क्या करना है, आपने नेगेटिव साइन यूज कर लेना है। अब अगर हम कन्वेंशंस को चलाएं तो आप जरा यहां पर देखें, मुझे वोल्टेज फाइंड करना है, पहला रेजिस्टर 2 ओम और करंट जा रहा है 2 एम्पियर्स, तो माइनस 2 इंटू 2 4, लेकिन बच्चों उसके साथ आएगा साइन माइनस का, क्योंकि कन्वेंशन में देखा कि रेजिस्टर से अगर सिंगल करंट गुजरे तो हमेशा नेगेटिव साइन का हमने यूज करना है, ड्रॉप ऑफ एनर्जी। आगे आ जाती है बैटरी, और बैटरी आपके पास है 3 वोल्ट की, लेकिन फ्लो ऑफ करंट कहां जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, फ्रॉम हायर टू लोअर, अगेन ड्रॉप ऑफ एनर्जी, तो -3 वोल्ट। इससे आगे चले तो बच्चों हमारे पास अगेन रेजिस्टर विद सिंगल डायरेक्शनल करंट, एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो वोल्टेज कैसे निकलेगा, 2 इंटू 1, 2 वोल्ट्स, बट विद द नेगेटिव साइन। हम क्या कर लेते हैं, इन तमाम वैल्यूज को इकट्ठा करते हैं, ऐड करते हैं, तो -4 3 एंड 2 ये बन जाता है -9, और फाइनली अगर इसको लिख दें तो ये बन जाएगा 9 वोल्ट। तो स्टूडेंट हमारे पास हमने देखा कि इस मुश्किल सवाल को हमने सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग ए सिंगल टेक्निक, और हमारा आंसर आ चुका है 9 वोल्ट, दैट इज इन बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये लूप तो नहीं है, बट ये लूप ही है। आपको बात अगर मजीद कंफ्यूज या परेशान करने के लिए वो इसकी लूप की फॉर्मेशन नहीं करता, बट अगर मैं पॉइंट ए और बी को आपस में मिला दूं तो ये एक लूप की फॉर्मेशन ही होगी। तो यस, ये केवीएल के जरिए ही सॉल्व होगा, और एक लूप ही है। तो आपने इस क्वेश्चन को विदाउट कंफ्यूज हुए, परेशान हुए, इसको सॉल्व कर लेना है बाय यूजिंग केवीएल टेक्निक। अभी चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने अब 3 रेजिस्टर्स और साथ में लगा दी 2 बैटरीज, तो कन्वेंशन के जरिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अगेन वही टेक्निक, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट से बाहर लगा दें नेगेटिव साइन, और आगे कन्वेंशन को चलाएं, तो 6 इंटू 2 12, बट विद द नेगेटिव साइन 12, क्योंकि आपको पता है अगेन करंट की डायरेक्शन सिंगल है तो हमेशा ड्रॉप ऑफ एनर्जी होगा। फिर आगे है बैटरी 12 वोल्ट की, बट फ्लो ऑफ करंट कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, तो इसके साथ भी आ जाएगा -12 वोल्ट। आगे फिर से देखें तो बच्चों रेजिस्टर आ रहा है, और रेजिस्टर अगेन सिंगल डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो कन्वेंशन कहती है कि ड्रॉप ऑफ एनर्जी होगी। सो 9 इंटू 2 18, -18 वोल्ट्स। अब यहां एक छोटा सा चेंज आया कि जो नेक्स्ट बैटरी है इसमें करंट का फ्लो आ रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो अब हमारे पास यहां कन्वेंशन के मुताबिक आएगा पॉजिटिव साइन 4 वोल्ट, और अगेन आगे हमारे पास आएगा माइनस का साइन कन्वेंशन के मुताबिक, और ये बन जाएगा 5 इंटू 2 10। अब इन तमाम कर को अगर हम ऐड कर लें, -12 -12 24 और ये -6, उसके साथ बन जाएगा -30 एंड -18, ये बन रहा है हमारे पास -48 वोल्ट। और अगर मैं इसको फाइनली लिख दूं, आपने देखा कि स्टूडेंट्स हमने इंतहाई आसानी से इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड इट्स कन्वेंशन। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस तरह के क्वेश्चंस को बआसानी सॉल्व कर लेंगे इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए।